अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं वो द कोहिस्तानी चैनल की है और इस वीडियो का टाइटल है 1000 Years ऑफ तुर्की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इनकी बाकी वीडियोस की तरह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। इस साल तुर्की के 100 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 100 साल पहले 1923 में दुनिया की सबसे बड़ी जंग टिल दैट टाइम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तुर्की को आजादी मिली और आज उसी दिन को तुर्की में बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया गया। अमेजिंग, राइट? लेकिन तुर्की की आजादी और बाकी कंट्रीज के आजाद होने में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक ब्रिटिश, फ्रांस या इटली से आजाद होकर बने, लेकिन टर्की ने आजादी उस्मानिया खिलाफत से ली थी। आज से 100 साल पहले टर्की के फाउंडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उस्मानिया खिलाफत को खत्म करके आखिरी खलीफा को तख्त से हटा दिया, जिसकी वजह से सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि पूरी दुनिया से एक ऐसा निजाम जो पिछले 1300 साल से चल रहा था खत्म हो गया। खिलाफत। सुल्तान अब्दुल मजीद, दुनिया के आखिरी खलीफा, अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए टर्की छोड़कर चले गए। सुल्तान अब्दुल मजीद के खानदान उस्मानिया ऑटोमन खानदान ने तुर्की पर 600 साल तक हुकूमत की और सिर्फ तुर्की नहीं, इस खानदान ने 3 कॉन्टिनेंट्स पर, इस पूरे इलाके पर भी हुकूमत की। लेकिन ये इलाका, दिस पीस ऑफ लैंड जिसे आज हम टर्की के नाम से जानते हैं, ये असल में कभी टर्की था ही नहीं, बल्कि टर्किश लोग यहाँ से बहुत दूर इस इलाके सेंट्रल एशिया के रहने वाले लोग थे, जो आज काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान कहलाते हैं। और इस इलाके जिसे हम टर्की कहते हैं, यहाँ ज्यादातर ग्रीक और रोमन्स रहते थे। हिस्ट्री में कभी भी टर्किश लोगों की कोई इंपॉर्टेंस या हैसियत नहीं थी, लेकिन आज से 1400 साल पहले इस्लाम के आने के बाद टर्किश लोगों की तारीख बिल्कुल बदल गई। असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली खिलाफत राशिदा बहुत तेजी से फैलती गई और मुसलमानों ने कुछ ही अरसे में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया। लेकिन खिलाफत राशिदा सिर्फ 30 साल के बाद खत्म हो गई, जिसके बाद उमैया खिलाफत ने पूरे मुसलमानों पर हुकूमत की और इस इस्लामिक एम्पायर को काफी हद तक और भी बढ़ाया। लेकिन उमैया खिलाफत में एक मसला ये था कि इनकी हुकूमत दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर थी, लेकिन ये अपनी एम्पायर में सिर्फ अरबियों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जिसकी वजह से बाकी इलाके इनसे इतना खुश नहीं थे। और इवेंचुअली 90 इयर्स बाद एक नए खानदान ने इनसे ये खिलाफत छीन ली और दुनिया में एक नई खिलाफत शुरू हुई, अब्बासी खिलाफत। अब्बासी खिलाफत और उमैया खिलाफत में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि अब्बासी खिलाफत सिर्फ अरबियों को नहीं बल्कि अरब से बाहर रहने वाले बाकी मुसलमानों को भी अपनी हुकूमत में इंपॉर्टेंट पोजीशंस देने लगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के बेस्ट लोग इनके कैपिटल बगदाद में जमा होना शुरू हुए और ये सिटी बगदाद दुनिया की बेस्ट सिटी बन गई। अब्बासी खिलाफत के इस टाइम को इस्लाम का गोल्डन एज समझा जाता है। साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और इवन दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन स्टोरी इंडस्ट्री टाइप, जिधर से दुनिया की सबसे फेमस स्टोरीज पैदा हुई जिन्हें आज तक पूरी दुनिया जानती है, जैसे कि अलादीन, अली बाबा, They all know about Alibaba. सिंबाद, जो आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब। आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक एम्पायर फैलती गई और सेंट्रल एशिया तक पहुंची, जहां पहली बार टर्किश कबीलों ने भी इस्लाम कबूल किया। और जिस टर्किश लीडर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उसका नाम था सल्जूक। इसी सल्जूक की औलाद में से एक बेटे तुगरुल ने आगे जाकर इस पूरे इलाके को फतह कर लिया और यहाँ सल्जूक एम्पायर बनाए। लेकिन इस सल्जूक एम्पायर का बादशाह हमेशा सुल्तान कहलाता था, खलीफा नहीं। खलीफा सिर्फ उस अब्बासी सल्तनत के बादशाह को कहा जाता था जो हमेशा सिर्फ अरबी ही होता था। सल्जूक सल्तनत की ताकत की वजह से
टर्किश कबीले सेंट्रल एशिया से निकलकर हर तरफ फैलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये सल्तनत अनातोलिया, जिसे आज टर्की कहा जाता है, यहाँ तक पहुंचे और रोमन एम्पायर के साथ एक जंग में उन्हें बहुत बुरी तरह हरा दिया, जिसके बाद आज से 1000 साल पहले टर्किश लोग आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके टर्की में आबाद होने लगे। सल्जूक सल्तनत के सबसे पावरफुल टर्किश कबीले हमेशा उनके कैपिटल ईरान के बहुत करीब रहते थे और जो कमजोर कबीले थे वो उनके कैपिटल से बहुत दूर इस एम्पायर के बॉर्डर्स के पास रहते थे। इन्हीं कमजोर कबीलों में से एक कबीले के सरदार का नाम उस्मान था। उस्मान के बारे में तारीख में बहुत कम ऑथेंटिक बातें लिखी, सिर्फ इतना पता है कि उनकी अनातोलिया टर्की में एक बहुत ही छोटे इलाके पर हुकूमत थी और आगे जाके उस्मान की औलाद ने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके को फतह कर लिया। ऑटोमन एम्पायर और बाकी इस्लामिक एम्पायर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि बाकी इस्लामिक एम्पायर्स हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों को छोड़कर वेस्ट यूरोप की तरफ बढ़ने लगी और पहली दफा मुसलमान यूरोप को फतह करने लगे। और आखिर इसी उस्मानिया सल्तनत के एक बादशाह सुल्तान महमद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को भी फतह कर लिया और ये वो सिटी थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि एक दिन मुसलमान इसे जरूर फतह करेंगे। इस्तांबुल की इस फतह को पूरी मुस्लिम दुनिया में बहुत जोरों शोर से मनाया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अरबियों से ज्यादा ऑटोमन्स को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन उस्मानिया सल्तनत के बादशाह उस वक्त भी सिर्फ सुल्तान कहलाते थे, खलीफा नहीं। खलीफा तब भी अब्बासी खिलाफत के ही बादशाह को कहा जाता था, जो ऑफ कोर्स अरबी था। लेकिन इस्तांबुल फतह करने के 50 साल बाद एक उस्मानी बादशाह सुल्तान सलीम ने यह सब कुछ बदल दिया और उसने यूरोप से अपनी अटेंशन हटाकर इजिप्ट में ममलूक सल्तनत पर हमला करके उसे तबाह कर दिया और सिर्फ 1 साल में अपनी एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के साइज को डबल कर दिया, मतलब इस सारे इलाके को फतह कर लिया। सुल्तान सलीम उस वक्त के खलीफा मुतवक्किल को अपने साथ वापस इस्तांबुल लेकर आया और यहाँ दिस इज वेयर खिलाफत ट्रांसफर हुई। अब्बासी खलीफा मुतवक्किल ने अपनी खिलाफत सुल्तान सलीम के हवाले की और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और कुछ बाकी चीजें जो आज तक इस्तांबुल में मौजूद है। और इस तरह पहली बार खिलाफत अरबियों से निकलकर एक टर्किश बादशाह के पास आई। इसके बाद उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया खिलाफत बन गई। एंड नॉट ओनली दैट, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, जिसकी ताकत के सामने दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन अगर आज से 500 साल पहले मुसलमान दुनिया में इतने ही ताकतवर थे, तो आज इस हालत तक कैसे पहुंचे जहां हर तरफ बस तबाही है। इसका क्रेडिट भी ऑटोमन एम्पायर को जाता है, क्योंकि अब पूरे दुनिया के मुसलमान ऑटोमन्स को इस्लाम का लीडर मानते थे। लेकिन जैसे ही उस्मानिया सल्तनत अपनी पीक तक पहुंची, वहां से सब कुछ खराब होने लगा। वो यूरोप जिसकी उस्मानिया खिलाफत के सामने कोई हैसियत नहीं थी, वहां एक बहुत बड़ा चेंज आया। एक आदमी जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने गलती से इंडिया ढूंढने के चक्कर में अमेरिका को दरियाफ्त किया, जिसकी वजह से यूरोप के पास इस पूरे इलाके की वेल्थ जमा होना शुरू हुई और यूरोप आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर से आगे निकलना शुरू हुए। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी बहुत सारी खराबियां पैदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता उस्मानी बादशाह खलीफा अपनी अवाम से बहुत डिफरेंट दिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल सलीम द सेकंड, जिसे उनके ब्लू आइज और ब्लॉन्ड बाल की वजह से जाना जाता था और उन्हें सलीम द ब्लॉन्ड भी कहा जाता है। हालांकि इससे पहले टर्किश लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑटोमन बादशाह के लिए जो औरतें सेलेक्ट की जाती थी, उनका ताल्लुक हमेशा यूरोप में यूक्रेन, रोमेनिया, ग्रीस वगैरह से होता था। और ऐसा क्यों होता था? I mean, ये ऐसी लड़कियां थी जिनकी ना कोई तरबियत और ना कोई इस्लामिक वैल्यूज होती थी। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से उस्मानिया खलीफा की मलका बन जाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं औरतों ने उस्मानी खलीफाओं को भी अपनी ताकत के लिए यूज करना शुरू किया। और कहा जाता है कि इनमें से एक कौसम सुल्तान ने अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए उस्मानी खलीफाओं की जान भी दी। और इन मनकाओं की ये लड़ाइयाँ 100 साल तक जारी रही, जिसकी वजह से उस्मानिया खिलाफत को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन स्टिल सबसे बड़ा नुकसान जिसकी वजह से मुसलमान वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे रह गए,
जब उस्मानिया खिलाफत अपनी पीक पर थी उसी वक्त यूरोप में एक मशीन इजाद हुई, प्रिंटिंग प्रेस। इससे पहले दुनिया में किताबें सिर्फ हाथों से लिखी जाती थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के बाद सारी बुक्स इस मशीन के जरिए बहुत तेजी से प्रिंट होने लगी, जिससे यूरोप में किताबें हर तरफ फैल गई और इल्म, नॉलेज बहुत तेजी से हर घर तक फैलने लगा और यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी। लेकिन जैसे ही ये इन्वेंशन उस्मानिया खिलाफत तक पहुंची, उनके मिनिस्टर्स और उलमा ने इसे हराम कहकर बंद कर दिया और पूरी खिलाफत में मुसलमानों के इस प्रिंटिंग प्रेस को यूज करने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से यूरोप में एजुकेशन और नॉलेज बढ़ने लगी और मुस्लिम दुनिया इनसे बहुत पीछे रह गई। इस फैसले के 200 साल बाद उस्मानिया खिलाफत ने यह पाबंदी हटा दी, लेकिन इट वाज टू लेट। यूरोप मुसलमानों से तरक्की में बहुत आगे निकल चुका था और आज पूरे इस्लामिक दुनिया में बुक्स, इवन कुरान भी प्रिंट होते हैं, which means आज पूरे दुनिया के मुसलमान उस्मानिया खिलाफत के इस फैसले को नहीं मानते। इन फैसलों के बाद उस्मानिया खिलाफत का डिक्लाइन शुरू हुआ। आखिर वर्ल्ड वॉर 1 तक उस्मानिया खिलाफत इस इतने बड़े एम्पायर से सिर्फ इतने इलाके तक रह गई और वर्ल्ड वॉर 1 में इनके एलाय जर्मनी के हारने के बाद उस्मानिया खिलाफत भी टूटने लगी और अरबियों ने भी ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया सल्तनत को तोड़ने की फुल कोशिश की, जिसके बाद आखिर 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने आखिरी खलीफा को मुल्क से हमेशा के लिए निकाल दिया और अतातुर्क की खिलाफत से इतनी नफरत थी कि खिलाफत खत्म करने के बाद उसने टर्की इस वीडियो के अंदर इन्होंने तुर्की की हिस्ट्री के बारे में डिटेल से बयान किया कि तुर्की ने आज़ादी हासिल कैसे की और ऑटोमन एम्पायर, उनकी जो सल्तनत थी वो 3 बरादरों तक फैल गई थी, कैसे फैली थी, तुर्किश कौन थे, कहाँ से आए थे। तो एक एक चीज उन्होंने बहुत डिटेल के साथ बयान की और ऑटोमन एम्पायर कैसे तरक्की करती गई, उनकी जो जवाल का टाइम आया वो कैसे आया और किन वजूहात की वजह से आया, कुछ सारी बातें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान की। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।